नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 24 का सिंहासन, 24 के सिंहासन का हम यहां पर जिक्र करेंगे। बात करेंगे सत्ता के समीकरण की, बात करेंगे हर उस मुद्दे की जिससे सीधा आपका सरोकार है। बिल्कुल, और बता दें आपको, देश में पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज थम गई है। नामांकन के आखिरी दिन नेताओं ने अपना पर्चा दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री और नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी समेत कई पार्टियों के नेताओं ने पर्चा दाखिल किया। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियां लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर रही है। बीजेपी ने सिक्किम में 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें बीजेपी ने पूजा शर्मा को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया है। उम्मीदवारों के साथ ही बीजेपी और टीएमसी ने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट भी जारी की। ये कैंपेनर्स चुनावी प्रचार करेंगे। तो वहीं प्रकाश अंबेडकर ने भी विपक्षी पार्टी महाविकास अघाड़ी से दूरी बना ली। उधर मुंबई की दक्षिण मध्य सीट पर उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच खींचतान चल रही है। शिवसेना यूबीटी ने अनिल देसाई के नाम का ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर वर्षा गायकवाड़ को मैदान में उतारना चाहती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां बीजेपी के नेता पर्चा दाखिल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आईएनडीआईए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान, रस्साकसी मची हुई है। तो देश में लोकसभा की 543 सीटों पर पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, जो कि 1 जून तक 7 चरणों में होंगे। और इसके लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। इंडिया गठबंधन अभी तक सीट बंटवारे को लेकर एक राय नहीं बना पाया है। हालांकि कुछ राज्यों में आईएनडीआईए गठबंधन में सीट पर बातचीत फाइनल हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र के प्रकाश अंबेडकर की वीबीए यानी कि वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी ने गठबंधन को अलविदा कह दिया। सीट शेयरिंग में महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए दल के साथ बात न बनने पर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। पार्टी ने 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। तो वहीं वीबीए पार्टी नागपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार नहीं उतारेगी। दरअसल एमवीए की तरफ से 4 सीटों का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन प्रकाश अंबेडकर 7 सीट मांग रहे थे। इसके बाद वीबीए ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का फैसला लिया, यानी कि वीबीए अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करती नजर आएगी। और वहीं कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान के बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने लोकसभा चुनाव के लिए कुल 17 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट से अनिल देसाई को टिकट दिया है। वहीं मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत को उम्मीदवार बनाया गया है। और इन उम्मीदवारों के ऐलान के बाद शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच की खटास सामने आ रही है। इसका मतलब साफ, महाराष्ट्र में आईएनडीआईए गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस के साथ खींचतान के बीच शिवसेना यूबीटी ने 17 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारकर साफ कर दिया कि वो इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी। अब कांग्रेस को तय करना है कि वो शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी या फिर कोई अलग फैसला लेकर सभी को चौंका देगी। बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नामांकन का भी आखिरी दिन है और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अश्विनी मिश्रा जी जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार है, साथ ही साथ निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं अब चुनावी हलचल तेज हो गई है। अश्विनी जी, आपसे ही पहला सवाल है कि आखिर जिस तरह से अब नामांकन के लिए ज्यादा समय बचा नहीं था, आज आखिरी तारीख थी, नामांकन कर रहे हैं, इसके साथ साथ लिस्ट भी जारी हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। क्या इस तरह के रंग अब चुनावों को देखते हुए हमें रोज देखने को मिलेंगे?
जी चुनाव महाकुंभ है, जनरल इलेक्शन है और हमने देखा है कि हमारी जो राजनीति का हिस्सा रहा है, बयानबाजी का हिस्सा है, भूतकाल में भी देखा कि किस लोग तो ये तो हमको आए दिन देखने को मिलने वाला है। मैं एक तारीफ करता हूँ चुनाव आयोग की, जिन्होंने सुप्रिया श्रीनाथ और दिलीप घोष दोनों को नोटिस भेजा और कोई पक्षपात नहीं किया। हालांकि चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं, तो ऐसी बयानबाजी आपको आने वाले समय में बार बार देखने को मिलेगी और हर बड़े शीर्ष नेता से देखने को मिलेगी। उसमें कोई नेता अछूता नहीं होगा। हमने ऐसी बयानबाजी नरेंद्र मोदी से भी सुनी है, राहुल गांधी से भी सुनी है, योगी आदित्यनाथ से भी सुनी है, सबसे सुनी हुई है। चुनाव के टाइम पर ये बहुत आम बात हो जाती है कि अपना जो वोट बैंक है, जो वोटर है, उसको लुभाने के लिए आप हर तरीके से बयानबाजी करते हैं। अब आते हैं फर्स्ट फेज के चुनाव पर। फर्स्ट फेज के चुनाव में 102 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, मुझे लगता है फर्स्ट फेज में कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन एक मजबूत स्थिति में है। उसका कारण है कि तमिलनाडु और तेलंगाना दोनों स्टेट्स में फर्स्ट फेज में चुनाव हो रहे हैं, जो कि 50-60 सीट जो साउथ की है वो इंडिया गठबंधन कवर करता है। हालांकि आज बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने को मिला उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद सीट पर, जहाँ पर कई बार कैंडिडेट के नामांकन कैंसिल हुए, समाजवादी पार्टी से भरे गए, कैंसिल हुए और अंत में मुझे लगता है कि आजम खान साहब की जीत हुई, क्योंकि आजम खान साहब जो है समाजवादी पार्टी में एक लामबंद, एक वोट बैंक बनकर के आते हैं और ये बात अखिलेश यादव को समझ में आ गई है कि आप आजम खान को रूट करके मुस्लिम वोट को छिटक देंगे। जो हसन साहब हैं उनका एक क्षेत्र में प्रभाव जरूर है, बट पूरे उत्तर प्रदेश में आजम खान का प्रभाव बहुत ज्यादा है। आज कहीं न कहीं आजम खान की इस उसमें जीत हुई है। हालांकि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, उनकी कुछ न कुछ सीटों पर ऐसी दखल ऐसी चीजें होती नहीं है कि एंड में आकर के कैंडिडेट कैंसिल होंगे, और आपको ये पहली सीट थी, अभी आपको ऐसे और भी सीटें देखने को मिलेंगी। तो ये चुनाव है, चुनाव में हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना बेनिफिट देखने की कोशिश करती है और उसमें राजनेता भी अपने जुगाड़ में लगाने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे आज नेता जो आज शायद इंडिया गठबंधन को बुरा भला कह रहे होंगे, कल को वो उनकी गोद में आके बैठ जाएंगे अगर उनका टिकट कट गया, उल्टा भी होगा। तो नेताओं के लिए चुनाव एक अवसर होता है, कैसे वो चुनाव जीते। इंपॉर्टेंट विषय है जनता के लिए। जनता को ये समझना होगा कि आप अपने सही कैंडिडेट का फैसला करें और बयानबाजी पर ध्यान न देकर के जो कोर मुद्दे होते हैं चुनाव के, रोजगार, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान, इन पर वोट करें। जी बिल्कुल सर, इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि जनता को इन्हीं तमाम मुद्दों पर वोट कास्ट करना चाहिए और कास्ट को लेकर के वोट तो कम से कम नहीं ही करना चाहिए। निपुण आलम बायन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निपुण जी, मैं महाराष्ट्र की सियासत पर आऊंगी। सर देखिए, जिस तरीके से INDIA गठबंधन अब जिस कंडीशन में पहुंच गया है, शिवसेना UBT ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान पहले कर दिया और अभी मैं संजय निरुपम का बयान सुन रही थी। संजय निरुपम साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि शिवसेना के साथ में अलायंस में जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर ही पैर रख रही है और इस बात को उसे समझना चाहिए। आपको क्या लगता है सर? नहीं, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस का जब गठबंधन में आए इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई कांग्रेस अगर तो क्या कांग्रेस का अपना या कांग्रेस किस प्रकार से अपना लेकिन निपुण जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। मैं ये कहूंगी टीम से कि एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, एक बार फिर से फोन लगाइए निपुण जी को। अश्विन जी, इसी सवाल के साथ आप पर शिफ्ट हो रहे हैं सर। जी मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का अगर विषय है तो महाराष्ट्र का विषय भी उत्तर प्रदेश जैसा ही है। एक समय था जब हमको लग रहा था समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं हो पाएगा और यही मुरादाबाद वाली सीट थी जो फंसी हुई थी। मुझे लगता है महाराष्ट्र में 3 मेन पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, NCP, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। बाकी पार्टियों का कंट्रीब्यूशन बहुत माइनर सा है, उतना ही है जितना कि कंट्रीब्यूशन यहाँ पर पल्लवी पटेल का उत्तर प्रदेश में है या राजभर का उत्तर प्रदेश में है। अगर वो गठबंधन में ना भी आते या जितना जो है रामविलास पासवान के जो भाई हैं उनका बिहार में, तो ये पार्टियां ऐसी हैं जो अपनी कहीं ना कहीं ग्राउंड बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही थी। इनको 4 सीट का अगाड़ी विकास जो है उनको 4 सीट का ऑफर भी था, महाविकास अगाड़ी जो MDA है। मुझे लगता है उनको थोड़ा लालच ज्यादा आ गया और यही कारण है कि वो गठबंधन में नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फर्क पड़ने वाला है इंडिया गठबंधन को या ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी NDA गठबंधन में नहीं आती। जैसे कि
बिहार में चिराग पासवान के चाचा जी जो हैं वो कुछ अंतर नहीं ला पाए तो इंडिया गठबंधन में रहें या ना रहें। ऐसे ही यहाँ पर ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। 2024 के चुनाव में इन सबको दिख रहा है कि अगर इन्होंने एक साइड नहीं ली, वो साइड या तो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, अगर आपने साइड नहीं ली तो शायद आपकी 0 सीट आना तो तय है ही है। आपका जो वोट है, जो आपको शायद 2%, 3%, 5%, 10% वोट मिलता था, वो भी 50% से कम रिड्यूस हो जाएगा। तो हर पॉलिटिकल पार्टी इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है और ये बात कांग्रेस के लिए बहुत क्लियर है। कांग्रेस की इस बार अस्तित्व की लड़ाई ये बात आप एनडीए के सहयोगियों के लिए कह रहे हैं सर, या फिर आईएनडीआईए के लिए कह रहे हैं? मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये चुनाव इस बार इंडिया वर्सेस एनडीए होने वाला है। इस चुनाव में जो थर्ड पार्टियां हैं उनका अस्तित्व नहीं है। चाहे वो माया ले लो, आप मायावती चुनाव लड़ेंगी, मैं दावे से कह सकता हूँ उनकी 0 सीट आने वाली, 1 सीट नगीना पे उन्होंने पूरा अस्तित्व लगा हुआ जिसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, 0 आने वाली है। ऐसी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं, वो इंडिपेंडेंट लड़ क्यों रही हैं? कहीं न कहीं हो सकता है या तो कुछ ईडी का दबाव हो सकता है, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है, या कोई डील हो सकती है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बट जो इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं वो कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे और उनका इस बार एक भी सीट लाना नामुमकिन होगा। जी बिल्कुल, और आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से बीजेपी ने नवनीत राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो नवनीत राणा इस सीट से मौजूदा सांसद भी हैं। वहीं कर्नाटक की चित्रदुर्ग सीट से बीजेपी ने गोविंद करजोल को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी ने एक बार फिर से एक लिस्ट जारी की है, 7वीं लिस्ट है ये, और इसमें नामों की घोषणा की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ गई। प्रकाश आंबेडकर ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वीवीए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। प्रकाश आंबेडकर ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो वहीं प्रकाश आंबेडकर खुद अकोला सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में कांग्रेस के साथ रहेंगे। कांग्रेस ने नागपुर से विकास ठाकरे को उम्मीदवार बनाया। वेस्ट नागपुर सीट से ठाकरे कांग्रेस के विधायक हैं। उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता हरदिल अजीज नितिन गडकरी से होने जा रहा है। उधर शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने प्रकाश आंबेडकर पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने शक जताया कि जिस तरह से वीवीए ने 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया, इससे कहीं बीजेपी को पिछले दरवाजे से मदद पहुंचाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। आज जिस प्रकार उन्होंने 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है, इससे प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने पीछे दरवाजे से कहीं बीजेपी की मदद करने का फैसला तो नहीं लिया है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम करने का फैसला तो नहीं लिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह राज्य की जनता उनके ऊपर खड़ा कर रही है। क्योंकि यदि आपका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो हम अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? क्यों वोटों का विभाजन हो रहा है? क्यों हम कमजोर हो रहे हैं? हम तो शुरू से चाह रहे थे कि आप हमारे साथ आए। हम बाबा साहब आंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, आप उनके परिवार से आते हैं, आप कैसे परिवारवाद का आरोप लगा सकते हैं? आज जिस प्रकार उन्होंने 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है, इससे प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने पीछे दरवाजे से कहीं बीजेपी। और वहीं बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी ने 17 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। घोषित सीटों में कई सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन इन पर उद्धव की शिवसेना ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। और इन सीटों में सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट से अनिल देसाई के नाम की घोषणा की। कांग्रेस इस सीट से वर्षा गायकवाड़ को उतारना चाहती थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चंद्रहार पाटिल की उम्मीदवारी पर आपसी सहमति नहीं थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस को सांगली सीट पर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। नरेंद्र खेडेकर, यवतमाळ वाशिम संजय देशमुख, मावळ संजोग वाघेरे पाटील, सांगली चंद्रहार पाटील, हिंगोली नागेश पाटील अष्टीकर, संभाजीनगर चंद्रकांत खैरे, धाराशिव ओमराजे निंबाळकर, शिर्डी भाऊसाहेब वागचौरे,
नाशिक राजाभाऊ वाजे, रायगड अनंत गीते, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी विनायक राऊत, ठाणे राजन विचारे, मुंबई ईशान्य संजय दिना पाटील, मुंबई दक्षिण अरविंद सावंत, मुंबई वायव्य अमोल कीर्तिकर, परभणी संजय जाधव आणि मुंबई दक्षिण मध्य श्री अनिल देसाई अशा 17 नावांची घोषणा माननीय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेबांनी केलेली आहे. नरेंद्र खेडेकर, यवतमाळ वाशिम. जिस तरीके से शिवसेना ने जोर जबरदस्ती की है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अपने घुटने पे लाके दे दिया है, वह निश्चित तौर पर शिवसेना के पूरे नियत के ऊपर सवाल करने वाला है. कांग्रेस का जो कैडर है, जो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग शिवसेना के इस कैडर का, इस शिवसेना के इस उम्मीदवार का विरोध करेंगे. और सिर्फ कैडर ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस को मानने वाले मतदाता भी इस खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे. ऐसी मैं घोषणा कर रहा हूं. अभी अगले हफ्ते हम बता देंगे. चुनाव लड़ने का तो पूरा इरादा है. चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जाएंगे कहां? 5 साल घर पे बैठेंगे. कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए. अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए. लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं, वो बहुत ही आत्मघाती है पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए. और इसका असर पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र से बाहर भी. तो जिस तरह से हमने देखा INDIA गठबंधन में कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर झगड़ा होता हुआ दिखाई दिया, बात नहीं बनती हुई दिखाई दी पूजा. वहीं हम देख रहे हैं MVA का भी यही हाल है. यहाँ पर भी अब MVA पूरी तरह से टूट चुका है. निपुण जी क्या कहेंगे, क्या इस तरह से जो अलायंस अगर टूटते रहेंगे तो क्या कुछ इनकी क्रेडिबिलिटी रही होगी या सिर्फ चुनावों को देखते हुए ये एक साथ आते हैं? देखिए, अगर हम गठबंधन की राजनीति की बात करते हैं और गठबंधन की राजनीति की अगर हम देखेंगे तो NDA 1, फिर UPA 1, UPA 2 और NDA 2, उसके बाद आगे प्रक्रिया चल रही है. तो जब गठबंधन हम राजनीति की बात करते हैं तो ये तो अच्छी बात है कि चुनाव से पहले ही जो कोई उठा-पुठा खोली है, चुनाव के बाद में ना हो, उससे तो अच्छा है कि पहले हो जाए. लेकिन एक बड़ी बात क्या है, अब पर NDA का मजबूत गठबंधन आपको है. हालांकि NDA में भी हो रही है, टिकट वाले को लेकर टेंशन सवाल है, लेकिन NDA की आपकी जो टकरार है वो इस कदर नहीं हो रही है जैसे सपा की और आपको नहीं, यहाँ पर निपुण जी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी सर. देखिए, NDA की जब हम टकराव की बात करते हैं तो CEC की बैठक से पहले जितनी कोर बैठकें होती हैं उसमें वो टकराव पूरा हो जाता है, CEC में फाइनल हो जाता है कि अब होना क्या है. अब यहाँ पर देखिए, एक हफ्ते पहले खबर आती है महाराष्ट्र के लिए कि 23-14-6 का फॉर्मूला बनेगा और अब उस फॉर्मूले पे कोई खरा नहीं उतरना चाहता. शिवसेना 23 से ज्यादा पे अपने कैंडिडेट उतारना चाहती है और दूसरी तरफ VBA है, वो भी मानने को तैयार नहीं है. MVA वो भी मानने को तैयार नहीं है. कांग्रेस जाए तो जाए कहाँ? त्याग समर्पण सारा कांग्रेस के लिए, जैसा कि संजय निरुपम कह रहे हैं कि सभी दल मिलकर कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं क्या? नहीं, देखिए ये तो बात आप देखिए, कांग्रेस गठबंधन करने से पहले इस बात की आशंका थी कि अगर कांग्रेस इस प्रकार से जुड़ेगी तो कांग्रेस के अस्तित्व को दिक्कत होगी. और कांग्रेस क्या था, इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी, मान लीजिए कोई भी पार्टी है, चाहे वो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी है या हम बात करें सपा की बात करें या हम बिहार में RJD की बात करें, कोई भी रीजनल पार्टी है, अगर उसको ये लगता है कि कोई नेशनल पार्टी आकर वो इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है और वो अपने आप को उनसे जोड़ने के लिए आतुर हो रही है, तो वो क्षेत्रीय पार्टी अपनी सीटों को उनको क्यों दे देंगे. और कांग्रेस लगातार दब रही है, चाहे आप बात कर लीजिए यूपी के अंदर बात कर लीजिए, चाहे बिहार के अंदर बात कर लीजिए, जितनी सीट मांग रहे हैं उतनी सीट जो रीजनल पार्टीज है उनको देने को तैयार नहीं है. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो संजय निरुपम बात कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन आज ये बात कही कि कांग्रेस गठबंधन तोड़ ले, अलग हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है. क्योंकि ये गठबंधन टूटेगा तो फिर और जगह दिक्कत होगी. वैसे ही बहुत सारी दिक्कत आती है इस गठबंधन में, तो बहुत सारे क्वेश्चन है. जैसे हम बात करें, बिल्कुल निपुण जी, लेकिन कांग्रेस के लिए मजबूरी नहीं है. मैं अश्विनी जी से भी सवाल करना चाहूंगी, कांग्रेस के लिए मजबूरी नहीं है, वो देश की बड़ी पार्टी है. आखिर क्या आपको लगता है कि ये महागठबंधन की तरफ जो रुख हो रहा है कांग्रेस का और जो कांग्रेस दबती हुई नजर आ रही है, क्या कारण है? क्या कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास खत्म हो चुका है कांग्रेस का या ऐसे नेता बचे नहीं है?
ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है, कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। आप पहले ये देखिए इस गठबंधन का उद्देश्य क्या है। इस गठबंधन का उद्देश्य ये है कि जो एनडीए गठबंधन है उसको बहुमत से दूर रखना। मोदी जी 400 प्लस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस चाहती है कि वो 273 से नीचे रहे या जो इंडिया गठबंधन 273 से नीचे रहे। तो ये विषय सिर्फ और सिर्फ इस चीज का है कि क्या आप 273 से नीचे उनको रोक पाते या नहीं। उसके लिए मुझे लगता है कांग्रेस जो है प्रतिबद्ध है, कांग्रेस को जो जो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है कर रही है और यही अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाकी दलों को अपना अस्तित्व को कहीं ना कहीं बढ़ाने का या बचाने का। कांग्रेस को कोई अस्तित्व की लड़ाई नहीं है। कांग्रेस की सीटें 80 आए, 75 आए, 100 आए, 120 आए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी फिर भी रहेगी सारी पॉलिटिकल पार्टियों में। अगर बाई चांस अगर मान लो कि भारतीय जनता पार्टी 273 नीचे आ जाती है और इंडिया गठबंधन मेजोरिटी में आता है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कांग्रेस का ही बनेगा। ये बात कांग्रेस जानती है, चाहे वो उनकी 80 सीट हो, चाहे 100 सीट हो, चाहे 120 हो। तो कांग्रेस को इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उनको कहीं सीटें कम मिल रही हैं या ज्यादा मिल रही हैं, क्योंकि कुछ बड़े प्रदेश तो उससे कांग्रेस के पास पूरे हैं। राजस्थान है। बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी जी, आप सभी से ये चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको बता दें बीजेपी ने सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 9 प्रत्याशियों के नाम हैं। इन सीटों में भीम कुमार शर्मा, अरुणा मुंगेर, योगेन राय, फुरबा रिंजिंग शेरपा, भूपल बरेली, पेम्पो शेरिंग लेप्चा, चेवांग दादुल भूटिया, नीरेन भंडारी और पेमा वांग्याल रिंजिंग शामिल हैं। बता दें कि बीजेपी की इस सूची में गंगटोक विधानसभा की सीट भी शामिल है। सिक्किम में प्रदेश की सरकार चुनने के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे। बीजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनावों में 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे केवल 1.62% वोट मिले थे। बाद में विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एसडीएफ के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल ने लोकसभा चुनाव 2024 और राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की अलग अलग लिस्ट जारी की। आम चुनावों के लिए पार्टी की ओर से लिस्ट में कुल 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। सीएम खुद हिंजली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। ओडिशा की अगर बात की जाए तो कुल 21 लोकसभा सीटें हैं। तो वहीं बीजेडी महासचिव संगठन प्रणव प्रकाश दास, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ संबलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ओडिशा के मंत्री सुदाम मरांडी मयूरभंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान दिलीप तिर्की सुंदरगढ़ लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद जुएल ओराम का सामना करने वाले। बीजेडी ने ओडिशा की 147 विधानसभा सीटों के लिए कुल 72 उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा की है। तो देखिए, ये ओडिशा और सिक्किम का समीकरण है। सिक्किम में 32 सीटें आती हैं और पिछली बार जिस पार्टी ने जीत दर्ज करी थी, तमांग जीते थे और उन्होंने सरकार बनाई थी, 17 विधायक उनके थे। अश्विनी जी, मैं आपके पास आऊंगी। सिक्किम में विधानसभा चुनाव होने हैं लोकसभा चुनावों के साथ ही। ऐसे में मौजूदा समीकरण आप कैसे देखते हैं? जी, मुझे लगता है कि सिक्किम का है और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा शाही अभी किया है नॉर्थ ईस्ट में एक्सेप्ट आसाम, मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूती नहीं लड़ रही है। एनडीए में जो है जो कि दलों को वहां मजबूत करना है और उसका कहीं ना कहीं लगता है जो बिल्कुल की हिंसा रही है एक भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा बिगड़ा। आसाम पर एक एक्सेप्शन है। जिस हिसाब से हेमंत शर्मा वहां पर बाजी करते हैं या जिस हिसाब से कमांड करते हैं, उसका आसाम पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की। बाकी जो भी 6 सिस्टर्स हैं वहां पर कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को मौका दे रही है और खुद थोड़ा स्टाई अवे कर रही है। जो परसेप्शन है वो चाहे हिंसा हो या जिससे विपक्ष ने भी बात वही मुद्दे हमेशा उठाते हैं, एक मणिपुर का और एक अडानी का। तो इन 2 विषयों पर भले भारतीय जनता पार्टी माने या न माने, कहीं ना कहीं बैक पर जरूर आई है। जी
बिल्कुल। और निपुण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण जी, हम देख रहे हैं कि चुनाव आते आते दल बदल का दौर शुरू हो जाता है और कुछ इसी तरह से इस बार बीजेपी के साथ ज्यादा हो रहा है कि वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट हो वो आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो वो अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो बीजेपी उन उम्मीदवारों को भी कहीं ना कहीं लिस्ट में अपनी शामिल कर रही है। क्या कुछ आप देखते हैं फिलहाल जो लोग इतने लंबे समय से बीजेपी के अंदर काम कर रहे थे, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता, भी हाल फिलहाल की बात करें तो अश्विनी चौबे मिले हैं, अपनी सीट को लेकर नाराजगी उन्होंने जाहिर की है, तो किस तरह का असंतोष आप बीजेपी में देख रहे हैं? देखिए, कोई भी पार्टी है जब इसमें चुनाव का दौर आता है तो ये सब चीजें होती है और हर पार्टी में होती है। बात ये होती है कि बीजेपी आज एक बहुत बड़ी पार्टी है, चाहे वो सेंटर की हम बात करें चाहे स्टेट की बात करें। कोई भी पार्टी किसी भी नेता को अगर लगता है कि जीतने की संभावना नहीं है या बहुत सारे समीकरण सेट करने के बाद में, तो लेकिन बीजेपी की आप एक खास बात देखेंगे कि बीजेपी में कोई भी नेता, जैसे मान लीजिए आप खट्टर साहब की बात कीजिए, कर्नल लड़ा दिया, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, उनको भी लोकसभा का टिकट दिया गया। तो ये देखते हैं कि बहुत सारे आपके पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे पद होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड करने का प्रयास बीजेपी करती है। तभी हम देखते हैं कि उतनी मुखर आवाज जिस प्रकार से आज हम और पार्टियों में देखते हैं कि खुलकर, जैसे भी संजय निरुपम जी की बात कर रहे थे या और भी कि दूसरी पार्टी से टूट कर लोग इधर आ रहे हैं। अब देखिए हिमाचल में प्रतिभा सिंह जी की बात कर लीजिए, आप राजस्थान की बात कर लीजिए, सचिन पायलट की बात कर लीजिए, इस प्रकार से खुलकर वो सामने आते हैं। बीजेपी में एक आधा एग्जाम्पल छोड़कर एक तरीके से उतने ओपनली बातें नहीं आती, जितनी आती है उनकी अंदर अपने रूम के अंदर जो फिर बैठकी होती है उसके अंदर बातें हो जाती हैं, थोड़ी बहुत सेंट्रल मीडिया तक बातें आती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए बीजेपी आज एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके पास में बहुत सारे ऐसे पद भी होते हैं पार्टी के अंदर जिसके माध्यम से नेताओं को उसमें सेटल किया सकता है। ठीक है। एसएससी के देख लीजिए, आप हर्षवर्धन जी को देख लीजिए, मार्गदर्शक टीम में उनको ले लिया है, तो ये उनके सम्मान। निपुण जी, एक सवाल मेरा सिक्किम को लेकर रहेगा सर। सिक्किम या यूं कहें कि उत्तर पूर्व के जो तमाम राज्य हैं उनको देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री का इम्पैक्ट मौजूदा समय में नजर आया, उन्होंने अलग अलग जगहों पे रैली भी करी। क्या ये वोट परसेंटेज जो 1.62 था इसके इंक्रीमेंट होने के कुछ चांसेस नजर आते हैं क्या प्रधानमंत्री के रवैये के बाद? और दूसरा, कई ऐसे विधायक हैं जिनमें मैं चामलिंग का नाम लूंगी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं सिक्किम के, तमांग मौजूदा हैं और चामलिंग पूर्व हैं, तो वो 9वीं बार विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसी पार्टी के साथ में बीजेपी का कंपटीशन है। नहीं, बिल्कुल देखिए, क्या आप जो उत्तर पूर्व की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उत्तर पूर्व में बीजेपी प्रदर्शन को दोहराएगी। मणिपुर वाले इंसिडेंट को आप छोड़ दीजिए, लेकिन मणिपुर के इंसिडेंट में जिस प्रकार से मैनेज किया बीजेपी ने, विपक्ष ने उसको मुद्दा बनाना चाहा, लेकिन अगर आप देखें मणिपुर में जो मतई समुदाय है, वो मतई समुदाय जो है बीजेपी के साथ बिल्कुल लामबंद है, यानी कि बिल्कुल एकदम जुड़ाव के साथ। आप देखिए इस मामले को राष्ट्रीय शासन वहां पर न लगाना, अब मैं बहुत उस मुद्दे को लेकर जाना चाह रहा हूँ, टेक्निकल बातें हो जाएंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मणिपुर में जिस प्रकार का अंदाजा लगाया जा रहा है कि कमजोर स्थिति होगी, ऐसी मुझे संभावना लगती नहीं है। और बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे हम देखें कि जो पूरा बॉर्डर था म्यांमार के साथ में, उसमें फेंसिंग की बात गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। या हम और भी राज्यों में बात करें, असम में ऑलरेडी हेमंत की शर्मा बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है मजबूती से कर रहे हैं सर, लेकिन वो कांग्रेस के उधारी के मुख्यमंत्री हैं। भले ही आज बीजेपी में वो फायर ब्रांड बन चुके हैं, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के रहे हैं वो। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कांग्रेस के रहे हैं, लेकिन एक पूरा कार्यकाल तो वो बीजेपी के साथ ही मिला रहे हैं ना, तो बिल्कुल, बीजेपी के होंगे। बिल्कुल। पहले की बातें अलग थी, तो उनको बीजेपी का आरएसएस का पूरा समर्थन मिला है, और मुझे लगता है बंगाल में भी स्थिति अच्छी होगी, उड़ीसा में भी अच्छी स्थिति होगी, और बीजेपी का टारगेट 2019 में ही था। चलिए, उम्मीद यही है स्थितियां अच्छी हो, बेहतर हो और देश के लिए भी अच्छा हो। वहीं आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कई दिग्गज पहुंचे और इसी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल रहे, जिन्होंने महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले गडकरी ने शहर में एक रोड शो भी किया और इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर
बावनकुले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे। गडकरी के नामांकन के लिए हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता नागपुर के संविधान चौक पर इकट्ठा हुए और संविधान चौक पहुंचने से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घर में अपनी आराध्य देवी की पूजा अर्चना भी की और बाद में संविधान चौक पर पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं नामांकन जुलूस के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। नामांकन के दौरान उमड़े जन सैलाब को देखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता जोश में थे और उनका कहना था 2024 के लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी कम से कम 5 लाख वोटों से जीत दर्ज करेंगे। जीत के प्रति तो मैं 101% आश्वस्त हूँ। किसी भी स्थिति में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, पर मेरा प्रयास है कि जनता के सहयोग से जो उत्साह है और कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं, तो मैं 5 लाख से ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। पिक्चर तो नागपुर विदर्भ का सर्वांगीण विकास, ये मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा संकल्प रहा है। और टूरिज्म, इंडस्ट्री, आईटी, बिहान की डेवलपमेंट, नाग नदी का शुद्धिकरण और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नागपुर शहर को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करके एक ग्रीन शहर बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो हो सकता है कि देश के किसी भी कोने में बैठ करके आप ये खबर देख रहे हो, हमें सुन रहे हो, लेकिन अगर आप गुजरात में हैं, आप मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, तो सीधे आप राजस्थान जा सकते हैं। मेहरबानी नितिन गडकरी की और खबर अगली राजस्थान की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया, क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन था आज। यादव के नामांकन के दौरान अलवर से पूर्व लोकसभा सांसद और तिजारा से मौजूदा विधायक महंत बालकनाथ समेत पार्टी के कई मौजूदा नेता वहां पर दिग्गज मौजूद थे। आपको ये बताते चले कि बीजेपी के चुनावी रणनीतिकारों में गिने जाने वाले भूपेंद्र यादव पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन करने से पहले भूपेंद्र यादव ने अलवर में एक बड़ा रोड शो किया। रोड शो जिन सड़कों पे हुआ वो भी नितिन गडकरी की बनाई हुई थी। इसके साथ ही अलवर के कंपनी बाग में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। कंपनी बाग की चुनावी जनसभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शरीक हुए। भूपेंद्र यादव ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा, जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। ये तपोभूमि है। अलवर का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। आज जो जनता का आशीर्वाद आपको अलवर में देखने को मिला है, वो मोदी जी की गारंटी को आशीर्वाद है। हम अलवर के गांव-गांव हर ढाणी तक मोदी जी की गारंटी को लेकर पहुंचेंगे। बहुत सघनता के साथ 17 अप्रैल तक अपना चुनाव प्रचार अभियान यहां पर चलाएंगे। 19 अप्रैल को मतदान करेंगे और मोदी जी के जो 400 पार में अलवर की तरफ से भी एक कमल का पुष्प चढ़ाएंगे। आज मैं हृदय से सब अलवर के मेरे परिवारजनों को हृदय से मैं धन्यवाद उनके आज के आशीर्वाद। और वहीं आपको बता दें, नैनीताल सीट से उधम सिंह नगर संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने भी नामांकन कराया है। पर्चा भरने के दौरान अजय भट्ट के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक राम सिंह खेड़ा और सरिता आर्या मौजूद रहे। सीएम धामी ने नामांकन करने के दौरान विक्ट्री का साइन भी दिखाया। वहीं अजय भट्ट के नामांकन के अवसर पर प्रदेश स्तर के नेता गांधी पार्क में इकट्ठे हुए। गांधी पार्क में बीजेपी ने चुनावी सभा का आयोजन किया। इसमें बीजेपी नेताओं से अजय भट्ट के रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा भी किया। वहीं अजय भट्ट के नामांकन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गांधी पार्क में सभा में पहुंचे। तो उत्तर के सिरमौर के बाद पहुंचिए दक्षिण भारत की तरफ। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां पर तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कोयम्बटूर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कोयम्बटूर के जिला कलेक्टर क्रांति कुमार पति के सामने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कोयम्बटूर दक्षिण विधायक और महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वंती श्रीनिवासन के साथ साथ पार्टी नेता भी साथ नजर आए। नामांकन करने से पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना करी, जीत का आशीर्वाद लिया। आपको बताते चले कि कर्नाटक कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई ने सेवा से इस्तीफा दे दिया था
और 2020 में बीजेपी में शरीक हो गए। बाद में उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद स्टालिन सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर उन्होंने दिखाया और अभियान भी चलाया। उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को उजागर करते हुए डीएमके फाइलें निकाली थी। और बता दें आपको, डीएमके के सीनियर नेता और मौजूदा विधायक दयानिधि मारन ने चेन्नई सेंट्रल लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने क्षेत्रीय उपायुक्त ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन और प्रवीण कुमार को दयानिधि मारन ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके साथ डीएमके नेता के साथ तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री शेखर बाबू, डीएमके विधायक एमके मोहन और डीएमके के मंत्री रामलिंगम भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना भी साधा। दयानिधि मारन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश में आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। और इस दौरान शेखर बाबू ने दावा किया कि तमिलनाडु में आईएनडीआई गठबंधन से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। दयानिधि मारन एक एक्टिव एमपी हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से डीएमके उम्मीदवार गणपति राजकुमार ने लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ डीएमके के कई नेता मौजूद रहे। आपको बताते चले कि गणपति राजकुमार 2014-2016 तक कोयम्बटूर के मेयर रहे हैं। तो देखिए, तमिलनाडु की सियासत का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, तो सवाल भी तमिलनाडु पर ही करेंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। मेहमान अश्विनी मिश्रा, निपुण आलम बायन जी। अश्विनी जी, मैं आपके पास आऊंगी। तमिल काशी समागम बहुत बीजेपी ने कराया और उस समागम का फल लेने का मौका अब आ गया है। कितना फल मिलेगा सर? जी, अगर तमिलनाडु की बात करें, मुझे लगता है तमिलनाडु में अन्नामलाई ने अच्छा काम किया है जी। पर उससे भारतीय जनता पार्टी का कुछ वोट प्रतिशत बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी वहां सीट निकालेगी, ये अभी भी एक सवाल है। क्योंकि जब आप क्षेत्रीय इलाकों में जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पर जो पत्ती चुनाव निशान है या सूर्य चुनाव निशान है, दो ही पार्टियां वहां दिखती हैं, डीएमके या एआईडीएमके वोटर्स को। तो शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कुछ वोट जरूर बढ़ेगा, क्योंकि अन्नामलाई एक एक्स आईपीएस है, एक प्रबुद्ध वक्ता है, अच्छे ऑरेटर हैं, अच्छे से जनता को कनेक्ट करते हैं, तो भीड़ तो इकट्ठी कर पा रहे हैं और कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ाएंगे। बट सीट निकाल पाएंगे, मुझे उस पर थोड़ा सा उम्मीद अभी कम है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो तमिलनाडु में भी 4-5 सीट निकालेंगे। मतलब आप ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि माहौल बनाने में एक्सपर्ट हैं वो? एक्सपर्ट तो नहीं, बट कई लोग तो उनको नरेंद्र मोदी जी से भी कंपेयर करते हैं कि वो भविष्य के नरेंद्र मोदी जी हैं। बट इसमें कोई दो राय नहीं है। स्मार्ट आदमी है, आईपीएस हैं, अच्छे वक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं और हर वर्ग से कनेक्ट करते हैं, चाहे वो जवान हो चाहे बूढ़ा हो। तो उनकी रैलियों में भीड़ होना बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन वो भीड़ सीट में कन्वर्ट होगी, इसका मुझे लगता है, मुझे अभी उम्मीद नहीं है। क्योंकि जो राजनीति होती है, एक्चुअल राजनीति होती है, वो शहरों की बहुत कम होती है, क्षेत्रीय शहरों की, लोकल शहरों की ज्यादा होती है। बिल्कुल अश्विनी जी, आप सही कह रहे हैं कि भीड़ एकत्रित करने के लिए कम से कम एक नेता को ऐसा होना चाहिए जो जमीन से जुड़े, जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। निपुण जी, आप क्या मानते हैं इस बार महिलाओं का कितना बड़ा रोल रह सकता है? क्योंकि पीएम मोदी जिस तरह से दावा कर रहे हैं शक्ति के साथ होने का, क्या वाकई आपको लगता है कि महिला वोट बैंक बीजेपी की तरफ झुकाव में है? देखिए, महिला तो बिल्कुल, मुझे लगता है पिछले भी हम चुनाव को देख सकते हैं, 2014 हो चाहे 2019 का हो या राज्यों के चुनाव आप देखें, तो महिलाओं का जो वोट है वो अच्छी मात्रा में बीजेपी को मिला है। और जिस प्रकार से महिला शक्ति वंदन अभियान वो बिल पास किया गया, 33% रिजर्वेशन की बातें की गई पार्लियामेंट के अंदर, या जो बिल की बात करें, तो हम बहुत सारे स्टेप देख सकते हैं। चाहे वो लखपति दीदी की बात करें या हम बात करें जैसे आपको 26 जनवरी की जो परेड थी, महिलाओं को आगे लेके चलना, ड्रोन दीदी की बातें करें, तो बहुत सारे आपका क्या है कि जिस प्रकार ड्रोन दिए गए, कई सारी महिलाओं को दिए गए। तो आप देखें लगातार जो बीजेपी की पॉलिसीज रही है वो महिलाओं को लुभाने वाली या महिलाओं को सशक्त करने वाली रही है। और मैं एक बात और मानता हूँ हमेशा कि जिस प्रकार से राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में था, आप एक बार छोड़ सा देखेंगे, कंसिडर करेंगे इस बात को, तो जितना ज्यादा भक्ति भाव महिलाओं में होता है उतना पुरुषों में। सर, आपने भक्ति भाव का जिक्र कर दिया तो बरबस एक सवाल पूछने के लिए मैं वापस से आ गई। सांवरे रघुराई जादू दिखाएंगे क्या? क्योंकि तिरुपति बालाजी से कंपेयर किया जा रहा है अब अयोध्या के राम जी को। नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं कहता हूँ कि बिल्कुल राम जी साउथ की हम बात करते हैं
तो बीजेपी ने पूरा कोशिश की और उसका पूरा फोकस उनका क्या साउथ की ओर ज्यादा है। बिल्कुल। साउथ में हम देखें तो उनकी कोशिश है कि 70 के आसपास हमारी सीटें आनी चाहिए। हालांकि 131 का आंकड़ा है सर। अगर सैचुरेशन उत्तर में आया तो फिर दक्षिण से ही पूर्ति होगा। तो देखिए लगातार मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव में अब बेहद कम समय रह गया। ऐसे में देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारी में जुटी हुई हैं। बीजेपी ने बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी की तरफ से जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के फाइब्रेंट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी धुआंधार बोलती हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हिंदी की वोकैबुलरी बहुत ही बेहतरीन, राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा सामान्य वर्ग से आते हैं, चौथी पंक्ति में पहुंचे थे, राजा बन गए, हेमंत बिश्व शर्मा अगेन फाइब्रेंट नेता, विष्णुदेव साय समेत कई लोगों का नाम शामिल किया गया। इस बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस से बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए सुरेश पचौरी को भी बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाया। दूसरी ओर स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का नाम शामिल नहीं है। क्यों नहीं है, ये फिलहाल विचार की बात है। बिल्कुल। और वहीं लोकसभा प्रचार के लिए जिस तरह से लिस्ट जारी की गई है, 40 उम्मीदवार होंगे जो कि स्टार प्रचारकों के तौर पर प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें पीएम मोदी, बीजेपी नेता जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय सहित कई बड़े नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, हेमंत बिश्व शर्मा, सुनील बंसल, दिलीप घोष से सहित वही दिलीप घोष जिन पर नोटिस जारी हुआ है, उनके सहित नेताओं के नामों को शामिल किया गया है। देखिए यहां पर हमारे साथ में निपुण जी जुड़े हुए हैं। निपुण जी, आपने पश्चिम बंगाल का लास्ट में मैंने जिक्र किया सर, पश्चिम बंगाल पे ही सवाल पूछूंगी। दिलीप घोष जिनको सो कॉज नोटिस जारी हुआ है, कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, उनको स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। कितना बेनिफिट, कितना नुकसान? नहीं देखिए, ये तो ऐसी बीजेपी ने नोटिस जारी किया है, मेरे लिए भी बड़ा आश्चर्य की बात है कि उनको स्टार प्रचारक की सूची में भी शामिल किया गया है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन ये जरूर है कि नोटिस देने के बाद यूपी के अंदर स्टार प्रचारक की लिस्ट शामिल करना ये एक बड़ी बात हो जाती है कि वो कैसे उसको प्रचारित करेंगे। और इसमें बीजेपी की एक बात दिखना चाहिए कि बीजेपी ने जैसे ममता बनर्जी के ऊपर बयान दिया तो बीजेपी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की, तो ये एक मैसेज भी है कि बीजेपी जो है किसी भी तरीके से अभद्र व्यवहार के ऊपर या फिर टिप्पणी के ऊपर बर्दाश्त नहीं करती है, और ये जनता में एक मैसेज जा रहा है। देखिए इसके अलावा देखिए सुप्रिया सीनियर ने जिस प्रकार से टिप्पणी की कंगना रनौत के ऊपर, उधर से कांग्रेस की ओर से तो कुछ नहीं हुआ है। हालांकि स्टार प्रचारक की लिस्ट को लेकर मैं थोड़ा सा चिंतन कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि उसको शामिल क्यों किया गया। तो हो सकता है कल तक कुछ और बातें आए, हो सकता है पहले हो सकता है सर ये बात आप और हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने डिकोड कर लिया हो कि कहीं ना कहीं टीएमसी को उनकी भाषा चुभती है। बिल्कुल। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भी पश्चिम बंगाल में अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल किए हैं, जिसमें सबसे ऊपर पार्टी सुप्रीमो और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम है। इसके अलावा सुब्रत बख्शी, अभिषेक बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, प्रोफेसर सौगत राय, शोभन देव चट्टोपाध्याय, कल्याण बनर्जी समेत 40 नेताओं के नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। हालांकि पार्टी के फायरब्रांड नेता महुआ मोइत्रा का नाम इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन लिस्ट में खेला होबे के रचयिता देवांशु भट्टाचार्य का नाम है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए अश्विनी जी का रुख करते हैं। अश्विनी जी, तो यहाँ पर बड़ी बात यह है कि महुआ मोइत्रा, क्योंकि हालांकि बचाव में आई थी टीएमसी महुआ मोइत्रा के, लेकिन उनका नाम अगर स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं है तो अपने आप में बहुत कुछ ये बात कहती है। क्या मायने? जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी सुन पा रहे हैं, बताइए। जी महुआ मोइत्रा का एक ऐसा केस हुआ है जो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा बीजेपी ने उठाया था। तो अगर कोई विषय नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, हालांकि वो है या नहीं है उसकी इंक्वायरी बाद में होगी, तो इस बात से टीएमसी भी बचना चाह रही है, क्योंकि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है
कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट फैक्टर है उसको कम मतलब मिस करती हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी नेशनलिस्ट पार्टी और बाकी पार्टियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जो कि हो सकता है कुछ पार्टियों के लिए सही भी हो, कुछ पार्टियों के एक्शन ऐसा दिखाते हैं कि वो जो है कहीं ना कहीं उन तत्वों को सपोर्ट करती हैं जो एंटी नेशनलिस्ट होते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं टीएमसी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोर्चा इसे बचती आ रही है और इसलिए उनको प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया। और यही एक जैसा अभी दिलीप घोष जी की बात हो रही थी, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुछ न कुछ कंट्रोवर्शियल फेस रखती है जो पार्टी विशेष के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि वो इन जनरल हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रखेंगे जो इन जनरल किसी के लिए कुछ बोलता हो, बट पार्टी विशेष के लिए ऐसी भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक ना एक कंट्रोवर्शियल रखती है। सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल नाम अगर आप देखेंगे, योगी आदित्यनाथ जी को 3 दिन के लिए बैन कर दिया गया था। वो भी उन्होंने भी ऐसे स्टेटमेंट दिए थे कि 3 दिन के प्रचार के लिए बैन कर दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी का कुछ टारगेट होता है। टीएमसी में मुझे लगता है बंगाल में उनके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा चैलेंज है। जो नॉन टीएमसी वोटर है, जो थोड़ा सा राइट अलाइन वोटर है, उसको कैसे इकट्ठा किया जाए, उसके लिए उनको चाहे हिंदुत्व कार्ड चलना चले, चाहे एंटी ममता कार्ड चलना चले, वो सारे कार्ड खेलेंगे, उसमें कोई गुरेज नहीं है। जी तो देखिए यहाँ पर अश्विनी जी ने साफ तौर पर कहा कि सभी अपने अपने कार्ड खेल रहे हैं और जो बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची होती है उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है मसाला जो सभी को चौंका देता है। इन शॉर्ट वो कहना चाह रहे थे दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है और टीएमसी संदेश खाली की जली है तो क्यों ना चुनाव को फूंक कर पिए। बिल्कुल, और टीएमसी फूंक फूंक कर अब कदम भी रख रही है, मुकाबला शायद बीजेपी से मान रही है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। तो 24 के सिंहासन में कल फिर